अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। यकीनन हम में से बहुत से लोगों के लिए ना ही अच्छी शाम रही है और ना ही सुबह का दिन अच्छा रहा, क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाब के बाद जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर नज़र आती है। हम बड़े दावे देख रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से भी किए जाते रहे और कुछ वक्त पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की तरफ से भी किए जाते रहे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर देखा जाए तो सैलाब के हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नज़र नहीं आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो अवेयरनेस है वो बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में अब पैदा होनी शुरू हुई है, जब पानी सर से गुजर चुका है। फिर अब ये डिबेट भी चल पड़ी है कि आया इनको कुदरती आफात का नाम दिया जाए या फिर ये वो तमाम इक़दामात का नतीजा है जो कि खुद हम इंसानों की हैसियत में कर रहे हैं, अपने मुल्क के और अपने इन्वायरमेंट के साथ कर रहे हैं। इस डिबेट के ऊपर यकीनन कुछ मज़ीद काम होने की भी ज़रूरत है और शायद यही वजह है कि हम इस हुकूमत में देख रहे हैं कि जो माहौलियात है उसके ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है। इन्वायरमेंटल चेंज क्या होना चाहिए, इसको प्रिजर्व कैसे करना चाहिए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात तो की जा सकती है, लेकिन जो वक्त जिसमें इसके ऊपर इक़दामात करने थे वो वक्त गुजर चुका है। भारत की तरफ से पिछले कुछ दिनों के दौरान मुख्तलिफ वक्फों में पानी भी छोड़ा जा रहा है। ये अलग बात है कि इंटीमेट तो किया जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखने को मिल रही है वो भी लम्हा फ़िक्रिया है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो उस पर मज़ीद इजाफा ये हो रहा है कि बारिशों का एक ना रुकने वाला सिलसिला भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को अपने घेरे में लिए हुए है। अब देखना ये होगा कि आया आज जिस तरह वज़ीर आज़म साहब की सदारत में एक बड़ा हंगामी इजलास बुलाया गया, इसमें अर्बन फ्लडिंग के ऊपर बड़े फोकस्ड होकर बात की गई, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इसके ऊपर बात की गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए थी कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि ऑलरेडी इस वक्त फ्लडिंग का शिकार नज़र आता है, वहाँ पर इतने तमाम दिनों में क्या इक़दाम हुए, कितना उनको रिसोर्सफुल किया गया, वफाक की तरफ से कितना कोऑपरेट किया गया, बाकी सूबों ने कितना उनके साथ कंट्रीब्यूट किया उनकी मदद में। और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद कितनी अबतर हो सकती है। इन तमाम चीज़ों का प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम अहाता करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। डॉक्टर साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ये जो हालिया बारिशों के बाद हम सिचुएशन देख रहे हैं कि एक तो बारिशें बहुत शदीद हो रही हैं, फिर सैलाबी सूरत हाल है, आप क्या समझती हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या इसको माहौलियात की जिम्मेदारी हम ठहराएं कि उसकी वजह से हो रहा है, या फिर दीगर फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए ये जो इस दफा मानसून का सीजन है इसका थोड़ा ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। यानी कि ये मानसून बे ऑफ बंगाल से जरा जल्दी दाखिल हो गई और उससे पहले जो गर्मी पड़ रही थी जून में, कभी भी पिंडी, इस्लामाबाद या पोठोहार खित्ते में ना आपको नमी वाला मौसम नहीं देखने को मिलता था। वो ज्यादातर तब होता था जुलाई अगस्त में जब बरसात हो। जून में इस दफा बरसात के दाखिल होने से पहले इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी कि अगर 40 डिग्री टेम्परेचर था तो फील लाइक 51 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, नमी की वजह से। तो उसके साथ साथ जब बे ऑफ बंगाल से मानसून दाखिल हुई तो वो फिर हमने देखा कि वो इतनी नमी से भरे हुए बादल थे कि जब वो जरा से पोठोहार खित्ते में पहाड़ों के साथ टकराए तो वो क्लाउड बर्स्ट जैसे मामला हो गए, चाहे वो बुनेर में हुआ या कहीं और अगर क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ तो बारिश शिद्दत इख्तियार कर गई। ये तो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली, जिसकी वजह से बारिशों का जो पैटर्न है या ट्रेंड है मानसून सीजन का, पूरा वेदर साइकिल साउथ एशिया खित्ते में चेंज हो गया और इसके हवाले से हमें वार्निंग की जाती। लेकिन ये जो ऑन ग्राउंड तबाही है इसके लिए शायद हम ना तैयार थे और ना हमने इसको सीरियस लिया। जैसा कि नॉर्दर्न एरियाज में, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते में इस साल टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां से जंगलात हमने काट दिए। फिर जो वहां पे ग्लॉस के जरिए जो पानी नीचे नहीं आ रहा, वहां पे बर्फ नीचे नहीं आ रही, वहां पे गारा नीचे आ रहा है। क्यों? जब इतना टेम्परेचर होता है और नमी बढ़ती है तो बर्फ तो ऊपर पहाड़ों पे पिघल जाती है, उसके नीचे वाली सब सॉइल लेयर होती है जो गारे की तरह होती है वो रह जाती है और वो नीचे आती है तो वो ज्यादा तबाही मचाती है। तो ये मामला हुआ है जिसमें हमारी अपनी कोताही भी शामिल है और उसके साथ साथ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि आखिर पाकिस्तान दुनिया के जो सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक हैं उनमें शामिल क्यों है? ये नेचुरली रीजन में उस जगह पर मौजूद है जिसकी वजह से ये ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, या आपको लगता है कि हमने भी कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर माहौलियाती मसाइल ज़्यादा गंभीर हो गए? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक तो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो कि आपके वो ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, यूरोपियन रीजन में, अमेरिका हो गया, जिनकी जो बहुत ज्यादा
कोयला जलाते रहे और वो डेवलपमेंट करते रहे जो कि साफ नहीं थी, जिसमें फॉसिल फ्यूल जलाए गए और अनचेक डेवलपमेंट की। जब उनको पता लगा कि हमारी इस ग्रोथ से तो इतनी एमिशंस हो गई हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, जो कि सूरज की शुआओं को बहुत ज्यादा ट्रैप कर रही हैं, यानी 200 पार्ट्स पर मिलियन गैसेस की मिकदार थी, वो 450 पे क्रॉस कर गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा पूरी दुनिया रुक जाए, ये तो हम नुकसान हो रहा है, दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो दुनिया की मदद करेंगे या पैसा देंगे कि आप क्लीन डेवलपमेंट करो। उसी तरह साउथ एशिया का खित्ता इसलिए, जिसमें पाकिस्तान इसलिए वल्नरेबल है, हमारे पॉपुलेशन डायनामिक्स गुर्बत बहुत है, हमारा खित्ता पहाड़ी सिलसिला है, जंगलात है, हमारी कम्युनिटीज डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज पे, फिर आबशारे हैं, झीलें हैं जो पानी है, फिर समंदर है, सहरा है। तो ये डायनामिक्स हैं जो इसकी वजह से है। लेकिन एक और बड़ा मसला ये है जो आप बात कर रही हैं, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, इंडिया की एमिशंस बहुत ज्यादा है, चाइना की एमिशंस भी ज्यादा है, वो हालांकि कंट्रोल करना शुरू हो गए हैं, लेकिन इंडिया की एमिशंस बिल्कुल अभी इस वक्त हमसे बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि हम एक ही खित्ते में हैं साउथ एशिया के, तो वो इस वजह से उनकी एमिशंस की वजह से भी ट्रांस बाउंड्री ये मामला है, हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं, जैसे सियाचिन में, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, हमारे यहाँ वो पानी भी छोड़ देते हैं जब उनका सैलाब आता है, फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी को भी नहीं मानते। तो ये सारा मामला जो है, ये ज्यादा कुछ फैक्टर इंडिया फैक्टर भी है, ये जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है। ये भी फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये जो मुख्तलिफ शहरों में हमें पंजाब में, सिंध में अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन देखने को मिल रही है, कुछ दिनों पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद तक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, आप क्या समझती हैं कि क्या इसमें बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ बारिश का ही है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर जो शहरों की प्लानिंग है वो भी कुछ इस अंदाज में नहीं की गई कि ऐसी किसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सके? देखिए, सिटी प्लानिंग ना एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस्लामाबाद वाहिद शहर था जिसका प्लान बनाया गया 60s में, जब यहाँ पे हमने कैपिटल शिफ्ट किया, तो वो ग्रीक प्लानर था जिसने ये प्लान बनाया। उसके प्लान के मुताबिक इस्लामाबाद में कुछ ग्रीन जोन्स हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं की गई। लेकिन हमने वो प्लान भी चेंज कर दिया क्योंकि शहर आबाद हो रहा था, ज्यादा आबादी फैल रही थी, तो हमने उस पे भी कहा कि ग्रीन जोन्स पे भी कंस्ट्रक्शन कर दी, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क पे भी। और जो बाकी शहर है पाकिस्तान में, किसी का प्लान मौजूद नहीं। हमने ये भी नहीं देखा, अभी कराची में जो बारिश हुई वो शदीद बारिश हुई है, वो क्लाउड बर्स्ट आप उसको एकदम नहीं कह सकते। उस शदीद बारिश की वजह से वहां कराची में कोई 40 से 42 नाले हैं, या स्टॉर्म ड्रेन कहते हैं आप उनको, वो आके मिलते हैं ये लियारी रिवर में या मलीर रिवर में। अब आप देखें कि इन दोनों रिवर्स के ऊपर नई हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, ठीक है, और वो पूरी की पूरी डूब गई हैं क्योंकि उन्होंने दरिया रिवर को गुजरने का, समंदर में जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा, उसके रास्ते में है। तो फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट की वजह से हमारा पोटोहार खित्ता भी डूबता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, सवात पे भी यही मसला होता है, और कराची में भी। तो ये हमारी मिस गवर्नेंस है कि जहां कराची में जरा सी बारिश से पूरा सैलाब आ जाते शहर में, उसके पीछे ये है कि हमारे वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, ड्रेन क्लॉग्ड है पूरे वेस्ट से, सफाई नहीं होती, वो स्टॉर्म सिस्टम, हमने ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड ही नहीं किया। तो ये मामला आता है वहां पे। ये फरमाएगा कि आने वाले सालों में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस किस्म के माहौलियाती जो तब्दीली से जो चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं उनसे कैसे निपट सकता है आखिर? देखिए, आपकी मिनिस्ट्री को बने कितने साल हुए अभी, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। मसला ये है कि ये ना दहाइयों की मिस प्लानिंग और मिस गवर्नेंस है। क्लाइमेट चेंज कोई आज की बात नहीं है, हमें आज नहीं पता लगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें ये काफी सदियों से साइंसदान वार्न कर रहे हैं, लेकिन हम आज तक अपनी पॉलिसी प्लानिंग में साइंस को इंटीग्रेट करने से हम फेल हो चुके हैं। तो ये आप करंट हुकूमत को नहीं ब्लेम कर सकते, या इससे पिछली वाली को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो कब से चला आ रहा है सिलसिला। तो उसको ठीक करने के लिए अब टाइम चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इस वक्त जितना कर सकती है, लिमिटेड वसाइल में, उनका बजट भी स्लैश हो जाता है, तो वो उतनी कोशिश कर रही है। हमें अपनी कुछ प्रायोरिटीज शिफ्ट करने की जरूरत है, अपनी डेवलपमेंट को अलाइन करें क्लाइमेट एक्शन डेवलपमेंट के साथ। जो आपका उड़ान पाकिस्तान है, जो आपका विजन है, उसमें भी ये बात की गई है कि क्लाइमेट को प्रायोरिटाइज किया गया, एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज किया गया। लेकिन अब इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना और इन्फोर्समेंट, जब लोकल गवर्नेंस सिस्टम नहीं होता तो इन्फोर्समेंट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होती है। अब इस पे बैठने की जरूरत है। लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी कि एक बड़ा मसला ये भी हमें दरपेश है कि इन तमाम स्पेल्स में जो कि बारिश हुई है, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 90% जो पानी है वो दरियाओं और समंदरों की नज़र हो गया है और हम उसको प्रिजर्व नहीं कर सके जो कि बारिश का पानी था। अगर वो प्रिजर्व कर लिया जाता तो पाकिस्तान का ना जाने कितने मिलियन एकड़ जो रकबा था उसको जरखेज किया जा सकता था। ऐसा कोई सिस्टम आखिर हम वजह क्यों नहीं कर सके हैं?
देखिए इस वक्त आपका एक तो हो गया ना बारिश का पानी, एक दूसरा है जो पहाड़ों पे सैलाबी रेले होते हैं या हिल टॉरेंट्स कहते हैं, ये सदियों से ये आफ्टर इंडस रिवर सिस्टम हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है। ये हिल टॉरेंट्स, ठीक है, इस पे रोत कोई जिसको कहते हैं, जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, फसलें उगाते हैं, ये ब्रिटिश दौर से पहले का चला आ रहा है। उस अगर हम पाकिस्तान में तखमीना लगाएं, कोई 200 के करीब हिल टॉरेंट्स हैं, उसमें से 14 बड़े हिल टॉरेंट्स हैं जिनका पानी का पोटेंशियल तकरीबन 10.5 बिलियन क्यूबिक फीट है, जो कि जिसमें से हम 10% भी सेव नहीं कर पाते, इतना बड़ा पोटेंशियल है। तो अगर आप सिर्फ उसी को टैप कर लें और फिर आप उसको 1991 के वाटर अपॉर्शनमेंट एकॉर्ड में ले आए कि सूबों को इस पानी से भी जो है सैराब किया जा सकता है, दिया जा सकता है, तो वो बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है पाकिस्तान की वाटर मैनेजमेंट के हवाले से भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ थी, सीनियर माहिर मौलियात हैं। यकीनन चैलेंजेस तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बहुत पहले बात होनी बड़ी ज़रूरी थी। अच्छी बात है कि इस वक्त की हुकूमत ने क्लाइमेट चेंज के नाम से न सिर्फ मिनिस्ट्री जो है वो वज़ा की हुई है, बल्कि उसके ऊपर बड़े अरसे से काम भी हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आया इन इक़दाम से किस हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद खैबर पख्तूनख्वा जो ऑलरेडी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है और जिनकी ये शिकायत भी है कि वफाक की तरफ से वो ताउन सामने नहीं आ रहा है, इसके ऊपर उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ सियासी खबरों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फाइनली अभी डिसाइड तो कर चुकी है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कर पा रही है कि आया ये फ़ैसला खान साहब ने जो अव्वलीन पहले डिसीजन अनाउंस किया था उसी को सामने रखते हुए किया गया है, क्योंकि उसके कुछ वक्त के बाद ये बात आ रही थी सामने कि PTI की जो सियासी लीडरशिप है वो ये चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो एक कन्फ्यूजन की फ़िज़ा जो है वो बरकरार होती हुई अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आ रही है। और फिर सलमान अकरम राजा साहब की अपने आप को अलहदा करने की बात और फिर अलीमा खान साहिबा की एंट्री, इन तमाम चीज़ों से बज़ाहिर ये लगता है कि पार्टी की जो बागडोर है वो सही मायनों में ना तो चेयरमैन के हाथ में है और ना ही सेक्रेटरी जनरल साहब के हाथ में थी। फैसले अभी भी अगर खान साहब कर रहे हैं जेल के अंदर बैठकर, तो वो फैसले सही मायनों में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये भी समझ से बालातर है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रा बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में एक बात हो रही है कि डायलॉग भी होना है, लेकिन वो डायलॉग आखिर किस तरह होगा जब पार्टी एक पेज पर नज़र नहीं आएगी और वो एक यूनानिमस एजेंडा के साथ हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करेगी। इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर असम्बली भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो फरमाइएगा अली भाई कि ये डिसीजन आप लोगों ने पहले ज़िमनी इंतखाबात का जो था वो लिया कि हमने हिस्सा नहीं लेना है, जो खान साहब का कहा था, लेकिन फिर ये पता चला कि आप लोग ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, लेकिन फिर फाइनली कल ये रिवील हुआ कि अब आप लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये जो पूरी एक्सरसाइज थी हाँ नहीं की, ये से क्यों गुजरी आखिर PTI? पहले क्यों नहीं ये डिसीजन मेकिंग जो है वो कलेक्टिवली हो सकी? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं 1 मिनट पंजाब पे बात करूंगा कि जो सैलाबी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके बारे में अपना एलामिया भी जारी किया है, मैंने भी बात की है, खान साहब की तरफ से भी बात हुई है कि हम सब ने इस मुश्किल में पंजाब के जो हमारे भाई और बहनें हैं उनको अकेला नहीं छोड़ना। और इस वक्त इस इशू पे सियासत की बजाय मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि हम इंसानी जानें बचाएं। सियासत पे बात बाद में हो सकती है। जितनी भी पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो तो हम सबको पता ही है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि हम सबको कोशिश ही करनी चाहिए कि किसी भी सूरत में अगर हम 2 जानें बचा सकें तो बड़ी कामयाबी होगी। और इस सूरत हाल में मरकजी हुकूमत को और बाकी सूबों को भी बशमूल खैबर पख्तूनख्वा, जिसके वज़ीर आला साहब से भी मैंने दरख्वास्त की है कि जितना मुमकिन हो, हालांकि उनको अपने चैलेंजेस हैं पख्तूनख्वा में, बुनेर में, सवात में, लेकिन अगर मुमकिन हो तो अली अमीन खान को, खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त पंजाब का हाथ बटाना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि मुश्किल में फिर हम पाकिस्तानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब जो बाई इलेक्शन का ताल्लुक है, देखें इसको बड़ा थ्रेडबेयर डिस्कस किया गया है पॉलिटिकल कमेटी में। इस पे कम अज कम 3 मीटिंग्स तो मैंने अटेंड की हैं और हर मीटिंग कोई 2.5-3, एक तो शायद 4 घंटे तक चली। तो उसमें ये डिस्कस किया गया, सब ने अपनी राय का इजहार किया। एक वक्त में ये फैसला भी हुआ था कि हमें मैदान नहीं खाली छोड़ना और किसी भी सूरत में चाहे जितना भी जुल्म और फस्तायत करें हमने वहां खड़ा होना है। लेकिन फिर उसका दूसरा एस्पेक्ट भी डिस्कस किया गया और आखिर में खान साहब ने भी इस पे डायरेक्शन दी। कल रात फिर इस पे बात हुई और फैसला ये हुआ कि चूंकि ये सजाएं
गैर कानूनी दी हैं, जुल्म हुआ है 9 मई में हमारे अपोजिशन लीडरान के साथ, हमारे एमएनएज के साथ, सूबाई के मेंबरान के साथ असम्बली के। तो बतौर एहतजाज, क्योंकि हमारे जो सोच है उसके मुताबिक हमारे एमएनएज और एमपीएज वही हैं जिनको गैर कानूनी तौर पे जुल्म के जरिए को हटाया गया है असम्बलियों से। तो वहाँ इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं बतौर एहतजाज। बतौर एहतजाज बाई इलेक्शन का भी बॉयकॉट है, और बतौर एहतजाज जो कायमा कमेटियां हैं उसको भी छोड़ा गया है एक प्रोटेस्ट के तौर पे। और उम्मीद है कि कौम भी इस जो प्रोटेस्ट है इसको समझेगी कि किस मकसद के लिए। अदरवाइज तो देखें, कौम तो हमारे साथ है, हमें तो कोई इशू नहीं है, मसला तो उस जमात को होगा जिसके साथ अवामी ताकत ना हो। लेकिन बतौर एहतजाज पार्टी ने फैसला किया है खान साहब की हिदायत की रोशनी में कि चूंकि हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ यकजहती के लिए और इस फैसले को ना मानते हुए, हमारे ख्याल में हमारे एमएनएज वही हैं, हमारे एमपीएज वही हैं जिनके साथ ज्यादतियां की गई हैं, 10-10 साल की सजाएं दी गई हैं। इसलिए हम इस बाई इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं। एक सीट पे हम लड़ रहे हैं जो हमाद अजहर साहब की है, उनके वालिद साहब की फौतगी के बाद मियाँ अजहर साहब के वो खाली हुई है। चूंकि वहां 9 मई का कोई इशू नहीं है, इसलिए लाहौर से तहरीक इंसाफ कंटेस्ट करेगी इंशाल्लाह। ये फरमाएगा कि बानी पीटीआई ने तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने की भी बात की है और आप लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, लेकिन आप नहीं समझते कि कमेटियों से निकलकर फिर जो अवाम का मुकदमा है वो आप लोग फिर किन जगहों पर, किन प्लेटफॉर्म्स पर लड़ेंगे? देखिए, ये भी एज ए टोकन प्रोटेस्ट किया गया है कि जिस तरीके से हमें पार्लियामेंट में ट्रीट किया गया है और जिस तरह हमारे लोगों को सजाएं दी हैं, पार्लियामेंट्री लीडर कौमी असम्बली की, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, हमारे बहुत से एमएनए साहबान, फिर अपोजिशन लीडर पंजाब, जिस तरह मतऊन किया गया, जिस तरह उनको उनको हजीमत का सामना करना पड़ा। मिडिल क्लास के पढ़े लिखे पॉलिटिकल वर्कर्स को 10-10 साल की सजाएं दे देना और आप 2-2 बजे तक केसेस चला लेना, तो इस तरीके से कौन सी जमहूरियत चलती है? तो उसकी एक एहतजाज, एक प्रोटेस्ट के तौर पे ये जो असम्बली है, असम्बलियों की जो कायमा कमेटियां हैं, इनको जो है वो छोड़ा गया है। लेकिन अली भाई ये फरमाइएगा कि आप नहीं समझते हैं कि अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और कायमा कमेटियों से भी निकल जाएंगे, फिर शायद हो सकता है आप लोग ये समझें कि असम्बलियों से भी इस्तीफे दे दें? इन तमाम चीज़ों से आपको नहीं लगता कि पीटीआई जो एक जमहूरी अमल है, एक सिस्टम है पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर, उससे बाहर निकलती हुई महसूस हो रही है? देखिए, पॉलिटिक्स में आपको मुख्तलिफ जो है स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं, और आप एहतजाज भी करते हैं, आप पार्लियामेंट में भी होते हैं, आप एब्सटेन भी करते हैं, आप बतौर एहतजाज, बतौर प्रोटेस्ट कायमा कमेटियाँ छोड़ते भी हैं। अभी भी अगर हुकूमत अपना किबला दुरुस्त कर ले और चीजें ठीक करे, तो फिर देखा जाएगा कि पार्टी इस पर क्या फैसला करती है। इसी वजह से सेनेट की कायमा कमेटी को नहीं छोड़ा गया। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में है, सेनेट में भी है, कौमी असम्बली में भी है, असम्बलियों में भी है, सूबाई असम्बली एक हमारी हुकूमत है। हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हम जमहूरियत का हिस्सा हैं, लेकिन बतौर एहतजाज बाई इलेक्शन को बॉयकॉट किया है और कायमा कमेटी की जो मेंबरशिप है उसकी छोड़ी गई है, ताकि एक मैसेज जाए कि तहरीक इंसाफ इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करती है। ये फरमाएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ज़िमनी इलेक्शन भी और जिस रफ्तार से आपके बाकी जो लीडरशिप है वो जो नाअहल की जा रही है सूबाई असम्बलियों से भी और कौमी असम्बली से भी, तो मज़ीद अगर ज़िमनी इंतखाबात आते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ इलेक्शन ना लड़ने की पॉलिसी इख्तियार करती है पीटीआई, तो आप नहीं समझते कि फिर हुकूमत के ऊपर जो दबाव डालने का एक एलिमेंट है वो तो ख़त्म हो जाएगा पीटीआई के लिए? हमारे पास इस वक्त ठीक ठाक तादाद है, मरकज में भी, कौमी असम्बली में, सेनेट में, पंजाब में भी हमारी काफ़ी तादाद में एमपीएज हैं और एक सूबे में हुकूमत है। तो एहतजाज का ऑप्शन तो हमारे पास है। हमने 5 अगस्त को भी लोग हमारे निकले हैं, हालांकि पंजाब में फस्तायत बेइंतहा हुई। 14 अगस्त को भी लोगों ने निकल के तहरीक इंसाफ का झंडा हाथ में लेके जो है यौम आज़ादी मनाई। हालांकि बहुत से लोगों के साथ ज्यादतियां भी हुई, बच्चे थे बाइक्स पे, खवातीन थी, उनके साथ जिस तरीके से उनके भाई या शौहर के साथ ट्रीट किया गया। यार, पाकिस्तानी है, 14 अगस्त मना रहा है, तो क्या हो गया? उसके हाथ में कोई इसराइल का तो नहीं झंडा, पाकिस्तान का एक जमात, सबसे बड़ी जमात का झंडा है। पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया। तो इस तरह की एक्टिविटीज तो हम कर रहे हैं और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अगर हुकूमत संजीदा है कि इन मामलात को डील किया जाए और मुज़ाकरात के जरिए किया जाए, तो फिर वो संजीदा कोशिश करे, फिर खान साहब तक अप्रोच करे, हमें खान साहब तक रसाई दे, तो हो सकता है कि फिर कोई मीनिंगफुल बात आगे बढ़े। लेकिन फिर वक्त फी जमाना जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं,
फिलहाल तो मुझे कोई डायलॉग का माहौल ना नजर आ रहा है और ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी संजीदा कोशिश है। बात वो करते हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं लेते, ना खान साहब तक रसाई देते हैं। कल बड़े अरसे बाद खान साहब तक हमारे वकला और फैमिली मेंबर्स की रसाई हुई, लेकिन आज फिर आपने देखा कि जिस तरह अडियाला में केस को पोस्टपोन किया गया, अगर कल मुलाकात हुई है तो आज मुलाकात में क्या अमर माने था और आज क्यों प्रोसीडिंग को कैंसिल किया गया। तो इस तरह की टैक्टिक्स से फिर जो 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 हुकूमत की संजीदगी है उस पे फिर सवालिया निशान जरूर उठता है। लेकिन वो तो अगर कभी हुकूमत ने संजीदा कोई कोशिश की और हमारी मुज़ाकराती टीमें कभी खान साहब की इजाजत से बैठी, फिर पता लगेगा। जो पिछली मुज़ाकरात हुई थी पिछले साल दिसंबर में हुए थे और अब हम अगस्त के आखिर में हैं, तो 8 महीने ये हो गए और वो 1 महीना वो बीच में डाल रहे हैं, तो 9 महीने बाद अभी तक कोई पेशरफ्त हुकूमत की तरफ से तो नहीं है। एक दो नशिस्तें हुई थी मुज़ाकराती कमेटी की, लेकिन फिर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तो मजीद हिदायत लेने के लिए ज़ाहिर है वो जा सकते हैं अपने वज़ीर आज़म के पास, लेकिन अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी जो हमारी थी, वो ज़ाहिर है उनको मिलना था खान साहब से, उनकी हिदायत के मुताबिक ही वो कोई फैसला करेगी। हुकूमत ने फिर उनकी मुलाकात ही नहीं करवाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बड़े महदूद ऑप्शंस के साथ सही, लेकिन पीटीआई की ये कोशिश है कि किसी हद तक वो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक ऐसे सिस्टम में रहते हुए जहाँ पर उनके लिए कोई ख़ास जगह इस वक्त पैदा होती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उसके बावजूद भी वो पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ ऐवानों के अंदर अपना एक स्टांस बरकरार रखे। लेकिन बज़ाहिर ये मज़ीद मुश्किल होता हुआ महसूस हो रहा है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम कराची के हवाले से थोड़ा बात करना चाहेंगे। कराची में लियारी गैंग वॉर का अगर जिक्र आए और उज़ैर बलोच का जिक्र ना आए तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि उज़ैर बलोच पिछले कुछ सालों के दौरान जब से उन्होंने गिरफ्तारी पेश की है, एक एक करके कई अहम तरीन मुकदमात से बरी होते जा रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही मुकदमे में उनको बरी किया गया। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची से जिस तरीके से बदलता मौसम हमें खबरें दे रहा है, लगता यह है कि कराची की सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार महसूस नहीं होती है। वैसे तो पूरे मुल्क में जो इस वक्त कैफियत है, माहौलियात की वजह से जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, उसके बाद पूरा मुल्क इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। लेकिन अब देखना होगा कि आया सूबाई हुकूमत ख़ास तौर पर जो दावे करती आ रही है किस हद तक डिलीवर कर सकी है। लेकिन इसके अलावा भी कराची में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। कराची में अगर जराइम की बात की जाए तो उज़ैर बलोच का नाम ऐसा है जो कि सालों से न सिर्फ लोग सुनते आ रहे हैं, बल्कि जराइम में अगर ये परखा जाए तो कहाँ पर प्लेस किया जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल ये है कि जो चंद लोग सरे फहरिस्त शुमार किए जाते हैं कराची में जराइम को उरूज बख्शने में, उसमें उज़ैर बलोच का एक अपना किरदार और हिस्सा भी रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली कराची में एक अहम तरीन मुकदमा था लियारी गैंग के हवाले से, और उसमें उज़ैर बलोच का जो केस था जिसमें असलाह बरामदगी और इस किस्म के दीगर एलिगेशन आयद किए गए थे, इंटरेस्टिंगली उसमें उसको बरी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आया क्या इसमें सबूतों की कमज़ोरी थी, क्या वाकई हुकूमत या जो सरकारी तौर पर इस मुकदमे को लड़ा जा रहा था जिस बिहाफ के ऊपर वो खुद जानबूझ के उसमें लूप होल्स छोड़े गए, उसमें इस किस्म के मौके फराहम किए गए कि जुर्म के लिए एक आसान रास्ता फराहम किया जा सके, या फिर वाकई उज़ैर बलोच इतना मासूम साबित हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके हवाले से एक ब्रीथिंग स्पेस बन रहा है और उसकी वापसी का या उसके बरी होने का रास्ता आसान हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रा सेगमेंट में बात करना चाहेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कराची में सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अफजल नदीम डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डोगर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कराची में जो जराइम है उसके ऊपर सालों से काम कर रहे हैं, उसको एनालाइज करते रिपोर्ट करते रहे हैं। ये आज खबर बड़ी सरप्राइजिंग थी हमारे लिए कि उज़ैर बलोच का नाम तो जराइम में सिर्फ फहरिस्त शुमार किया जाता है और फिर किसी एक मुकदमे में इनका बरी हो जाना जाए कि इनकी वापसी की जो रास्ता है वो आसान हो रहा है, या आप समझते हैं कि हुकूमत ही उस मुकदमे को सही तौर पर डिफेंड नहीं कर सकी? बहुत शुक्रिया सना। बेसिकली एक वेदर के हवाले से हम एक इस्तिलाह नई इजाद हुई है कि टेम्परेचर 36 है तो फील लाइक 45। तो एक्चुअली जो मैं समझ पाया हूँ जो पाकिस्तान में जो केसेस हैं, तो केसेस भी बेसिकली फील लाइक के हिसाब से ही सेट होते हैं। तो उस वक्त माहौल, जिस वक्त एफआईआर दर्ज हुई है उस वक्त एक सिचुएशन अलग होती है, फिर उसके बाद जब किसी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी होती है उस वक्त माहौल अलग होता है, फिर जब ये ट्रायल होता है, ट्रायल चूंकि बहुत लंबा जाता है तो उसके बाद सिचुएशन देखी जाती है कि क्या है। तो उज़ैर बलोच के साथ भी यही हो रहा है। तो ये गैंग वार का बहुत बड़ा सरगना एक हवा बना हुआ था इसकी। फिर पाकिस्तान में तो ये गिरफ्तार हो ही नहीं सका, इसका दुबई में गिरफ्तार होना, फिर इसकी इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाना, फिर इसकी एक गुमशुदगी रही। पाकिस्तान लाने के बाद भी कई साल तक
फिर 2016 में इनको गिरफ्तारी जाहिर की गई, रिमांड लिया गया कोर्ट से, रेंजर्स की जानब से। फिर इसके मुकदमात वगैरह की तफसीलात और ये सारी शुरू हुई। तो बयानिया तो एक बहुत बड़ा है मुकदमात के, सैकड़ों मुकदमात, लेकिन जो हमने कैलकुलेट किए थे तकरीबन 68 या 70 के करीब केसेस थे जिनका रिकॉर्ड कोर्ट में दस्तयाब था और वो ट्रायल होने थे। अब चूंकि बदलती सूरत हाल होती है ना, उस वक्त पीपल्स पार्टी अगेंस्ट हुई जुल्फकार मिर्जा के, तो इनके खिलाफ भी बड़ा जबरदस्त तरीके से वो चल गया। फिर उसके बाद इनके ऊपर हाथ रखा इदारों ने इनके ऊपर हाथ रखा, तो मामला खामोश हो गया, छाई माई हो गया बिल्कुल एकदम। फिर उसके बाद केसेस शुरू हुए, तो हमने ये समझा कि शायद चूंकि बरीयत का एक जब इसकी चली ना, तो अब तक मैं समझता हूँ कि 20 के करीब उन मुकदमात में तो बिल्कुल मक्खन से जैसे बाल निकालते हैं उस तरीके से इनको जो है वो निकाला जा चुका है। अच्छा डोगर भाई, वो सारे, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, मैं यही जानना चाह रही थी कि वो सारे मनाजिर हमने देखे कि किस तरीके से ये जो जराइम पेशा अफराद थे, इन्होंने पुलिस को महकूम बनाया हुआ था और अपनी मर्जी से सब कुछ करते थे। लियारी पूरा गैंग वॉर का एक गढ़ बन चुका था। लेकिन जब इनको पकड़ा गया तब ये डिबेट शुरू हुई कि नहीं, इनको सजा जरूर होगी। आपके ख्याल में पुलिस का इतना अमल दखल है कि वो इनको बड़ी आसानी से सेफ एग्जिट दे दें, या इसमें कोई सूबाई हुकूमत भी अपना हिस्सा अदा कर रही है? नहीं, सूबाई हुकूमत तो मैं समझता हूँ कि उज़ैर बलोच के मामले में इस वक्त साइलेंट है, क्योंकि राइट लेफ्ट कुछ पता नहीं उज़ैर बलोच का कि बाहर आने के बाद वो किसके साथ होगा और क्या करेगा, क्योंकि कोई इस वक्त अमल दखल इस कदर ज्यादा लियारी के अंदर इसका थोड़ा बहुत तो है, लेकिन उस कदर वो नहीं रहा। और लियारी इस वक्त किसी की ऑनरशिप भी नहीं है, माजरत के साथ। ना पीपल्स पार्टी ना कोई नून लीग की थी, तवज्जो खत्म हो गई, एमकेएम दाखिल नहीं हो सकी। इसी तरीके से उज़ैर बलोच का एक जरिया था इसकी जेल में रहने से, वो खत्म हो गया, तो अभी तो लावारिस है लियारी। तो हम नहीं कह सकते कि आने वाले वक्तों में कि क्या सिचुएशन होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसिकली बुनियादी तौर पर टोटल अगर नाअहली किसी भी हिसाब से होगी, पुलिस की होगी। इंटरेस्ट भी होता है नाअहली के अलावा, इंटरेस्ट है, पुलिस का इंटरेस्ट नहीं है ना। लेकिन नजर ये आ रहा है कि कुछ उनके लिए माहौल जरूर बन रहा है रिहाई का। अच्छा, अब थोड़ा सा डोगर भाई, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बारिश के ऊपर बात करना चाहूंगी। वैसे तो पूरे मुल्क में ये सूरत हाल जो है वो अर्बन फ्लडिंग की नजर आ रही है, हर चीज़ जो है, हर दावा हवा में उड़ गया। लेकिन कराची में ये हमें पता है मसला शुरू से है कि बारिश शुरू नहीं होती थी और पानी जो है वो भर जाता था गलियों में। इस मरतबा हमने मेयर साहब को, मुर्तज़ा वहाब साहब को सड़कों पर निकल के गाड़ियों के साथ देखा, फिर गवर्नर सिंह साहब गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था हमारे लिए, विजुअल एक ऑप्टिक्स तो उन्होंने अच्छी दी, लेकिन इन रियलिटी आपने कैसा पाया कराची में? देखिए, इन रियलिटी अगर मैं देखूं, कसूर किसी का मैं नहीं समझता हूं कि है। देखें, एक तो टाउन आप देखें कितने हैं जो पीपल्स पार्टी के पास हैं, फिर इसके अलावा आपको दूसरी तरफ आप देखें कंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं, वो इनके मेयर कराची के अंडर में नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे जो कंटोनमेंट के एरियाज के अंदरूनी मामलात हैं वो जाहिर है उनका होता है। एक बात जो हमने देखी, ये तो ऐसे एक शशका होता है, अपने आप को जरा नुमाया तौर पे सामने पे गाड़ी को धक्का लगाने से क्या ये पानी निकल गया, वो तो एक अलग कहानी है। बाकी मेयर के अंदर जाने से वो प्रेजेंस उन्होंने अपनी दिखाई, लेकिन जो बुनियादी समझता हूं, मैंने अभी पूरा ये निचोड़ निकाला है पिछले सालों से और अब तक, कराची में देखें जो अरबों करोड़ों रुपए, जो अरबों रुपए लगाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हर साल अरबों रुपए हमारे नाले खा जाते हैं। और उनका इतना बजट नहीं होता, उतना पैसा खर्च नहीं होता नालों की सफाई के ऊपर जितना खा लिया जाता है। मकसद मैं समझता हूँ जितना जाहिर कर दिया जाता है और मंदर बांट हो जाती है उस पैसे की। एक वन विंडो ऑपरेशन जो मैं समझता हूँ कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान का, वो ये है कि बुनियादी तौर पर जो कैंपेन होनी चाहिए, जिस पे काम होना चाहिए, वो ये है कि लोगों को कचरा फेंकने से मना करना चाहिए। इसके लिए मुहिम चलाई जानी चाहिए। यही करोड़ों, अरबों नहीं, करोड़ों रुपए अगर इस बात के ऊपर लगा दिए जाए, क्योंकि जहां पानी बंद हुआ, आप अभी एक्सपीरियंस कर लें कि गटर छोटा सा भी अगर बंद हुआ तो वो कचरे की वजह से हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और ऑब्वियसली के हवाले से जिस तरह खुद भी बात कर रहे थे कि अरसे से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो सिस्टम वहाँ मौजूद है सरकारी, वो इस पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के बावजूद भी इसे सही मायनों में हैंडल करता हुआ नज़र नहीं आता। और उसका नतीजा ये है कि कराची में जगह जगह हम अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देख रहे हैं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम कुछ दीगर इशूज़ के ऊपर तफसीली बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हमने बहुत से सियासी इशूज़ का जिक्र किया है। मुल्क में एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है, एक तरफ सियासी मसाइल का तूफ़ान है, लेकिन उन तमाम चीज़ों में कुछ ऐसे मसाइल भी हैं और कुछ ऐसे उन्वानात भी हैं, कुछ शख्सियात भी हैं जो कि माहौल को कुछ देर के लिए यकसर तब्दील कर देती हैं। किसी के लिए वो प्लेजेंट साबित होता है, किसी के लिए अनप्लेजेंट साबित होता है, लेकिन ये भी हम बखूबी जानते हैं कि आजकल के डिजिटल मीडिया के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यकीनन लोगों को कुछ वक्त के लिए मसाइल, परेशानी और इन तमाम चीज़ों से कहीं दूर ले जाते हैं, लेकिन
लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े इश्यूज़ के ऊपर वोकल भी नज़र आते हैं, अपना एक बड़ा वाज़े और सख्त स्टांस भी रखते हैं, कुछ उनको पसंद करते हैं, कुछ नापसंद भी करते होंगे, लेकिन जो भी है उन्होंने इस डिजिटल मीडिया के दौर में अपनी एक जगह बनाई है। सेगमेंट में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो भी उन्हीं में शुमार किए जाते हैं। हम ऑन एंड ऑफ इनके मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह, इनके शोज़ वगैरह देखते हैं और इंटरेस्टिंगली चाहे जितना भी उनके ऊपर तनकीद की जाए लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी आती हुई हम महसूस नहीं करते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और पहली मरतबा सर आपसे मिले भी हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी आप उतने ही मज़ेदार शख्सियत हैं। मैं पहले तो आपसे क्विकली ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर आप हमेशा खबरों में रहने का हुनर कैसे जानते हैं? ये तो सियासतदान भी जो होते हैं वो खबरों के पीछे भागते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पॉपुलैरिटी आपके पीछे किस तरह भागती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, ये देखें कि आपने बड़ी उम्दा बात की कि हमेशा शख्सियात की जानिब से, अफराद की जानिब से, इदारों की जानिब से मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को जब फोकस किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से मेरी इज़्ज़त, अज़मत, शख्सियत को बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब ये फरमाएगा कि ये आप थोड़ा सा मजहबी गुफ्तगू के अलावा कुछ सियासी चीज़ों पे भी काम कर चुके हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मजहबी विंग था उसका भी हिस्सा रहे हैं, तो ये पीटीआई के अंदर क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? मतलब कुछ समझ नहीं आता, कभी सुबह फैसला कुछ और होता है, शाम को कुछ और आता है, हुकूमत की एक अपनी डायरेक्शन है। आपको क्या लगता है कि ये सियासी जमातें कर क्या रही हैं? मोहतरमा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसमें मुंतखब मजहबी विंग का चीफ बना और आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ मेरे जो वोट थे वो सदर और सेक्रेटरी जनरल से भी ज़्यादा थे। यानी माना यह है कि दूसरा जो ग्रुप था उनमें से भी कुछ ऐसे अफराद थे मुझसे मोहब्बत करने वाले। बात यह है कि मोहतरम इमरान खान साहब को अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी है, लेकिन सियासत क्या है? सियासत उस वक्त तक उनकी सही रही, मैं बड़ी दलेरी से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। और आपको मैं ये बात बताऊँ, वो साहब सिर्फ मुझे कहते थे, आरिफ अलवी को कभी साहब उन्होंने नहीं कहा मीटिंग में। बहुत सारे और शख्सियात हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे कवि साहब कहते थे या मुफ्ती साहब कहते थे। माना ये है कि एक दिन मैंने उनको कहा, मैंने तो कहा कि मैं तो बहुत जूनियर हूँ खान साहब, कायदे मोहतरम। कहने लगे नहीं, आपके पास खोपड़ी है। जो शख्स अपने मोहसिन को भूल जाए, और मैं एक ऐसी मज़ेदार बात कर रहा हूँ कि कायदे मोहतरम का एहतराम भी बाकी रहेगा, हजरत कान के बड़े कच्चे थे या हैं अभी भी? अब तो बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, बहुत महीनों से। हाँ। मोहतरमा सना साहब ने कहा ना कि मुफ्ती अब्दुल कवी बहुत अजीम इंसान है, तो मैं उसके बाद गया, उनका अंदाज और था। मैं मेरे बारे में किसी ने शिकायत नहीं की, मैं मिसाल दे रहा हूँ। सना साहब ने कहा कि जी मुफ्ती साहब तो वैसे जनाब आए हुए हैं, वो आपकी जमात में मुखलिस नहीं है, ये नहीं है। मैं फ़ौरन उन्होंने उसी पे अमल करते हुए फिर उनका अंदाज मेरे साथ वैसे होना। मोहसिन को आदमी कभी ना भूले। नहीं तो मोहसिन कौन थे उनके? हाँ, शाबाश। मोहतरम जहांगीर तरीन। अच्छा, जहांगीर तरीन ने, कहते थे उनका, जहांगीर तरीन ने ही सारे मुआमलात असल हुक्मरानों के साथ तय किए। उन्हीं की बरकत से मोहतरम इमरान खान ने शेरवानी पहनी। जब कौन सी वाली शेरवानी? उन्होंने 2 दफ़ा पहनी थी। वज़ारत उज़्मा वाली। वज़ारत उज़्मा वाली, ठीक। सूरत हाल ये है कि जब आप मेरा एहतराम करें और मैं आपको भूल जाऊं, तो आपके लिए वो फिर वो आसानियाँ पैदा नहीं रहेंगी कि जो मैं आपके साथ चलता रहता तो वो आसानियाँ मेरे अंदर पैदा होती। मोहसिन को कभी नहीं भूलना चाहिए। मोहतरम इमरान खान साहब से मेरी आखिरी मुलाकात हुई, उन्होंने 3 जुमले ऐसे कहे आज तक मैंने अपनी ख़ानदानियत की वजह से किसी को नहीं बताए। बात यह है कि जब आप एक आदमी के रास्ता दिखाने पर चल रहे हैं, वो आपसे मुखलिस भी है, आपका मोहसिन भी है, आप जब उसको अपने आप से अलहदा करोगे, मुफ्ती अब्दुल कवी का फ़िक्र, मुफ्ती अब्दुल कवी की सोच, मुफ्ती अब्दुल कवी की ज़हानत, मुफ्ती अब्दुल कवी की सारी सलाहियतें, हर 10वें 11वें 12 दिन मोहतरम इमरान खान साहब के यहाँ मैं बनी गाला में बैठा हूँ मरहूम नईम उल हक के बुलाने पर। जब वो एक तरफ हो जाए, मोहसिन आपका एक तरफ हो जाए, बाकी जो 2-3 मोहसिन हैं वो भी एक तरफ हो जाए, और भी कुछ थे। और उसके बाद आज खान साहब ने कहा कि जी उस वक्त के मौरूसी सियासत नहीं होगी। आज बहनें क्या है, मैं डरते हुए ये बात कहता हूँ,
कायद मोहतरम कहते हुए ये बात कहता हूँ, मोहतरम इमरान खान साहब कहते हुए, मुझे पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत में कहीं भी आज के बाद इमरान खान साहब नज़र नहीं आ रहे मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल। तो ये 5 साल आपको लग रहा है हुकूमत पूरे करेगी? वैसे अगर तो पीटीआई माइनस कर दें तो फिर तो सिस्टम में कोई रुकावट है ही नहीं। मोहतरमा ये बताएं कि आप मुझे बुलाएं और मैं बड़े एहतराम में आऊँ तो आपके लिए नरम गोशा होगा ना कि भी दूसरी दफ़ा भी फिर मुफ्ती साहब को बुलाया जाए। आज जो साहब सदर पाकिस्तान हैं, आज जो साहब वज़ीर आज़म हैं, आज जो साहबा वज़ीर आला पंजाब है, इनसे ज़्यादा नियाज़मंद, इनसे ज़्यादा फर्मा बरदार, इनसे ज़्यादा लब्बैक कहने वाला, इताअत शियार मुतबादिल कहीं दूर दूर तक नज़र आ रहा है? जब नहीं नज़र आ रहा तो ये 5 साल पूरे करेंगे। चलें देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे वक्त बहुत कम है लेकिन आपके साथ गुफ्तगू का पता ही नहीं चलता। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब यकीनन अपना एक्सेस तो अपनी जगह, लेकिन जो कुछ कह रहे हैं हकीकत के बड़ा करीब नज़र आता है। लेकिन अब देखना होगा आया कि डिजिटल मीडिया पे छाने वाली ये शख्सियत जो है सियासी तौर पर जो प्रेडिक्शंस कर रही है वो किस हद तक साबित होती हैं सही। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।